नमस्कार। हिंदी और अनुवाद इस श्रृंखला के अंतर्गत हम आपका स्वागत और अभिवादन करते हैं। आज विषय है भारतीय ज्ञान परंपरा, हिंदी और अनुवाद। हम जानते हैं कि भारत साधु, संतों, ऋषियों, मुनियों, चिंतकों, विचारकों का देश है। यहाँ मूल्यों का चिंतन भी प्रचुर मात्रा में हुआ है। यहाँ ज्ञान और विज्ञान संबंधी अनुसंधान भी और उसके प्रदेय पर भी गंभीरता से, गहनता से विचार किया गया है। यह देश अपने प्रारंभ से ही तमाम ऐसे ग्रंथों का सृजक रहा है। यहाँ की जलवायु में, यहाँ की मिट्टी में, यहाँ की मेधा में कुछ ऐसा विलक्षण तत्व ईश्वर प्रदत्त है कि वह भावी भविष्य को भी देखता है, वर्तमान को भी देखता है और अतीत को भी देखता है। यहाँ वैदिक साहित्य, औपनिषदिक साहित्य और फिर पौराणिक साहित्य और इसी तरह साहित्य सृजन की सशक्त सुदीर्घ परंपरा के समानांतर साहित्येतर साहित्य यानी साहित्य से इतर सृजन की जो परंपरा है, जिसमें विज्ञान, तकनीक, प्रौद्योगिकी, चिकित्सा, खगोल शास्त्र, धर्मशास्त्र, युद्ध शास्त्र, योग शास्त्र आदि आदि बहुत से अनुशासन हैं। इनको लेकर भारतीय मेधा सतत कार्य करती रही, नियमित कार्य करती रही। ऐसी ज्ञान परंपरा जिसका हिंदी में अवतरण हुआ, बहुत से रचनाकारों ने अपनी सृजनात्मक शक्ति के माध्यम से कविता, कहानी, उपन्यास, नाटक आदि विधाओं में देखें या विज्ञान की शाखाओं में, अनुशासनों में देखें, गणित में देखें, भौतिक में देखें या जीव विज्ञान में देखें या दूसरे तमाम विज्ञान के अनुशासन, चाहे कृषि विज्ञान हो, चाहे गृह विज्ञान हो, चाहे खगोल शास्त्र संबंधी, मौसम संबंधी, ऋतुओं संबंधी जानकारी हो, सभी में तो ये वास्तव में ज्ञान परंपरा की भूमि ही रही है, भारत भूमि। यहाँ किसी भी क्षेत्र में रहने वाला व्यक्ति वो बड़े गहन गंभीर जीवन अनुभवों के आधार पर अनुसंधान की ओर अग्रसर होता है और उसे जनहित, लोकहित के लिए समर्पित भी कर देता है। उसी भारतीय ज्ञान परंपरा को जो संस्कृत से प्राप्त हुई, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश से प्राप्त हुई और तमाम भारतीय भाषाओं से वह समृद्ध होती चली गई, उसी ज्ञान परंपरा का उद्घाटन, उसका अंतरण हिंदी में हुआ, फिर अंग्रेजी में हुआ और फिर परस्पर भारतीय भाषाओं में और विश्व की अनेक भाषाओं में होता चला गया। इस दृष्टि से हम देख सकते हैं कि विश्व के समस्त देशों में, विश्व बहुत बड़ा देश है, बहुत बड़ी इकाई है, उसमें कई सारे देश समाहित हैं। ऐसे विश्व के समस्त देशों में यदि भारत देश के गौरवशाली इतिहास को देखें और गरिमा मंडित अतीत पर दृष्टि डालें, क्योंकि यह देश सांस्कृतिक विरासत का देश भी है। इसका भूगोल, इसकी नदियाँ, इसके पर्वत, इसकी वन संपदा या प्राकृतिक संपदाएं, इन सब को देखें तो वर्तमान, अतीत और भविष्य की योजना, परिकल्पना और उसकी तैयारी, इन सब पर यदि हम दृष्टि डालें तो निस्संदेह हम कह सकते हैं कि अध्यात्म भारत की शक्ति रहा है। यहाँ के साधकों, यहाँ के तपस्वियों
यहाँ के ऋषि मुनियों ने आध्यात्मिक चिंतन किया है। उन्होंने जीव, जगत, ब्रह्म, आत्मा, भौतिकता, माया, इन सब बिंदुओं पर भी विचार किया। उनकी सार्थकता और निरर्थकता पर भी चिंतन किया। और दर्शन की एक सुदीर्घ परंपरा भारत के पास रही है। उसमें हम देख सकते हैं कि चाहे आदि गुरु शंकराचार्य का अद्वैतवाद हो या अद्वैतवाद की प्रतिक्रिया में जन्म लेने वाले दर्शन विशिष्टाद्वैत, शुद्धाद्वैत, द्वैताद्वैत आदि, और चारवाक दर्शन भी भारत का ही दर्शन है। और इसी तरह संप्रदाय से जोड़कर दार्शनिक चेतना, दार्शनिक बोध, चाहे वो कृष्ण भक्ति संप्रदाय हो, राम भक्ति संप्रदाय हो, शैव भक्ति संप्रदाय हो या शाक्त भक्ति संप्रदाय हो, और न जाने कितने प्रकार के भक्त कवि हर भारतीय भाषा में वो सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति दोनों के रूप में हमारे सामने उपस्थित होते हैं। तो केवल हिंदी नहीं, तमिल, तेलुगु, उड़िया, मराठी, गुजराती, कन्नड़, ये तमाम भारतीय भाषाएं, पंजाबी में बहुत बड़े बड़े संत हुए, हरियाणा में बहुत से चिंतक विचारक संत ऋषि मुनि हुए, राजस्थान में हम देख सकते हैं। तो एक बड़ा इतिहास अध्यात्म का, दर्शन का, भक्ति का और संस्कृति की विलक्षण धरोहर, क्योंकि यह देश बहुभाषा भाषी बहुसांस्कृतिक देश है, किंतु ये सारी संस्कृतियां मिलकर एक भारतीय संस्कृति का निर्माण करती हैं। जैसे सारी नदियां मिलकर अंततः तिरोहित होती हैं समुद्र में जाकर, और समुद्र की जो पहचान है वो उद्घाटित होती है। तो भारत की भूगोल के आधार पर, राज्यों के आधार पर, भाषाओं के आधार पर, जीवन शैली के आधार पर जो संस्कृति का एक विलक्षण रूप, एक विलक्षण धरोहर हमें प्राप्त होता है, उससे यह देश बड़ा संपन्न देश बन जाता है। पूरे विश्व में ऐसा कोई देश नहीं मिलेगा जहाँ इतनी भाषाएं और हर भाषा के साथ भाषा, उपभाषा, बोली, उपबोली, उनके साथ जुड़ी हुई उनकी अपनी एक संस्कृति। तो ये जो सांस्कृतिक वैविध्य है, ये हमारी शक्ति का द्योतक है। समरसता इसी वैविध्य की देन है। हम सब भारतवासी एक दूसरे के धर्म का, समुदाय का, उनकी विचारधारा का, उनकी भक्ति पद्धति का, उनके सांस्कृतिक मूल्यों का सम्मान करते हैं। इसलिए सुख और दुख में हम एक ही धरातल पर खड़े होते हैं। सद्भावना, सर्वहित और सत्य की साधना, इस देश ने संपूर्ण वसुधा को एक कुटुंब के रूप में देखा भी है और बोध भी कराया। इसलिए वसुधैव कुटुंबकम की बात हम करते हैं। यही वसुधैव कुटुंबकम है जिससे प्रेरित होकर हम आज भूमंडलीकरण, वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन की परिकल्पना करते हैं। किंतु वसुधैव कुटुंबकम की मूल भावना वह आज के इस वैश्वीकरण की भावना से थोड़ी नितांत भिन्न है। वहाँ संवेदना के धरातल पर पूरी पृथ्वी को एक कुटुंब के रूप में देखने की परिकल्पना है। तो प्रेरणा और प्रभाव, यह तो भारतीय सूत्रों का, भारतीय मंत्रों का, भारतीय चिंतन धारा के निष्कर्षों का, यह उसी का परिणाम है, उसी का प्रताप है। इसलिए ये इस पूरी पृथ्वी को, इस पूरे विश्व को हम एक परिवार की तरह देखते हैं। अब ये जो भावना है, ये विश्व के सामने अनूदित रूप में अब पहुंच रही है। दुर्भाग्य से पहले भारतीय ज्ञान परंपरा का, विज्ञान परंपरा का, मेधा के प्रदेय का जो अनुवाद होता था, वो पाश्चात्य विद्वान ही करते थे, वही अनुवादविद करते थे, और उनका मंतव्य या उद्देश्य यही होता था कि भारत की छवि को
ये जो इतना सशक्त, इतना सुदीर्घ परंपराओं वाला देश है, इसकी छवि को कैसे दुनिया के सामने विकृत किया जाए। इसीलिए पहले जो अनुवाद हुए, उन्होंने इस देश को सपेरों का, लुटेरों का, याचकों का, भिक्षुकों का देश ऐसा बना दिया, साधुओं का, संतों का ऐसा देश बना दिया। लेकिन ये हमारी ताकत है, हम इसको, भारत को ये समझ में आया और हमने पूरे विश्व को ये समझाना प्रारंभ किया। इसीलिए क्योंकि हम तो सर्पों की भी पूजा करते हैं, हम तो पशु पक्षियों की भी उपासना और पूजा करते हैं, हम तो नदियों की, पर्वतों की महत्ता को भी रेखांकित करते हैं। ये जो वनस्पतीय प्रदेय है ईश्वर का, हम उसका भी सम्मान करते हैं, उनको हम प्राकृतिक संसाधनों के रूप में देखते हैं। इसलिए हमारे देश की जो परंपरा है, वो जो भिन्न भिन्न भाषी समुदायों से आती है, साहित्य से आती है, ग्रंथों से आती है, कालजयी रचनाओं से आती है, वह वास्तव में ईश्वर की अनुकंपा से पूरे विश्व के लिए स्तुत्य है, वंद्य है, अनुकरणीय बन गई है। भारत भारती में जो कि मैथिलीशरण गुप्त की, जिनको राष्ट्र कवि की उपाधि से विभूषित भी किया गया। हम जानते हैं कि हिंदी के 2 ही कवि हैं जिनको राष्ट्र कवि की उपाधि दी गई। पहले राष्ट्र कवि मैथिलीशरण गुप्त हैं। मैथिलीशरण गुप्त गांधीवादी कवि, गद्यकार, चिंतक, विचारक, सर्जक थे। मैथिलीशरण गुप्त और सियाराम शरण गुप्त, ये दोनों गांधीवादी दर्शन के आधार पर साहित्य सर्जन करते रहे, किंतु इन्होंने भारतीय मूल्यों का पुनराख्यान किया, भारतीय संस्कृति का पुनराख्यान किया। इन्होंने पुरा पात्रों को, पुरा चरित्रों को हमारे सामने बहुत प्रेरक दृष्टि से, शैली से अभिव्यक्त किया, पुनर्व्याख्यायित किया। और भारत भारती नाम की रचना, जिसके आधार पर उन्हें राष्ट्रकवि की उपाधि दी गई थी, वह हिंदी की बड़ी महत्वपूर्ण, बड़ी दुर्लभ रचना है। उसमें भारतीय गौरवशाली अतीत, गौरवशाली परंपरा, इसका उल्लेख किया है। इसलिए उस रचना के गुप्त जी ने 3 खंड किए। अतीत खंड, जो कल का भारत था, 1929 में ये रचना लिखी गई थी। अतीत खंड में वो भारत के गौरवशाली इतिहास को, उसकी परंपराओं को, उसके चिंतकों, विचारकों को, उसके ऋषि मुनि, तपस्वी, साधु, संत, इनके प्रदेय को उद्घाटित करते हैं। और वो कहते हैं कि ये हमारा सौभाग्य है कि हमारा जो अतीत है वो कितना सशक्त है। ऐसे अतीत खंड का सृजन करते हैं जब पाश्चात्य सभ्यता के दुष्प्रभावों से त्रस्त भारत को वो देख रहे थे, क्योंकि अंग्रेज हम पर काबिज थे और अंग्रेजी के कारण पाश्चात्य सभ्यता और संस्कृति का दबदबा हमारे देश पर, यहाँ की जीवन शैली पर, यहाँ के नागरिकों पर लगातार बढ़ रहा था। गुप्त जी एक विशुद्ध राष्ट्रीय चेतना के रचनाकार थे। उन्होंने हमारी राष्ट्रीयता और सांस्कृतिक चेतना को, इसलिए सांस्कृतिक राष्ट्रवाद भी उनकी रचनाओं में हमें मिलता है। उन्होंने अतीत खंड का सृजन किया और पाश्चात्य सभ्यता के तात्कालिक दुष्प्रभावों पर विचार करते हुए बताया कि हमारा अतीत तो बड़ा गौरवशाली था, बड़ा गरिमामंडित था, और अंग्रेजी के और पाश्चात्य देशों के दबाव में हम अब क्या होते चले जा रहे हैं, ये चिंता का विषय है। दूसरा खंड वर्तमान खंड है, जिसके लेखन के समय वो चिंतित हैं, क्योंकि वो उस गौरवशाली अतीत को परिवर्तित होते हुए, अपने मूल्यों से च्युत होते हुए, उससे परे जाते हुए देख रहे हैं। भावी भविष्य की चुनौतियों, विकृतियों, संकटों की परिकल्पना करते हुए वो भविष्य खंड का भी सृजन करते हैं। तो भारत भारती के 3 हिस्से उन्होंने, 3 भाग उन्होंने किए: अतीत खंड, वर्तमान खंड, भविष्य खंड।
गुप्त जी व्यथित हैं, दुखी हैं। कोई भी व्यक्ति अपने राष्ट्र से यदि प्रेम करता है, अपने देश की मिट्टी से, अपने देश की जलवायु से, अपने देश की संस्कृति से और इस देश की मूल्य परंपरा से, यहाँ के नैतिक मूल्य हों, मानव मूल्य हों, सामाजिक मूल्य हों, सांस्कृतिक मूल्य हों, शैक्षिक मूल्य हों, राष्ट्रीय मूल्य हों, किसी भी मूल्य की अगर हम परवाह करते हैं, उन मूल्यों की हम का सम्मान करते हैं, तो निश्चित रूप से व्यथित होना, दुखी होना स्वाभाविक है, क्योंकि अपने सामने हम अपनी उस मूल्य परंपरा को, उस ज्ञान परंपरा को फिसलते हुए, अपनी मुट्ठी से निकलते हुए देख रहे हैं। गुप्त जी व्यथित हैं अपनी गरिमा मंडित मूल्य परंपराओं के विघटन से, अपसंस्कृतिकरण से और उसके प्रकोप से, पाश्चात्य सभ्यता के शिकंजे में कसते हुए भारतीय नागरिकों की चिंतनीय स्थिति से वो बहुत परेशान हैं, बड़े दुखी और व्यथित हैं। देश के युवाओं को वो उस पाश्चात्य आकर्षण, भौतिकता के आकर्षण की ओर अग्रसर होते हुए देख रहे हैं। वो भारतीय परंपरा के प्रति उदासीनता, इसको भी देख रहे हैं। इसीलिए वो दुखी मन से ये बात कहते भी हैं कि हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी। तीनों स्थितियों को उन्होंने हमारे सामने उद्घाटित किया। हम कौन थे यानी हमारा अतीत बड़ा गौरवशाली था, क्या हो गए यानी हमारा वर्तमान कितना चिंतनीय बन गया, और क्या होंगे अभी, और हमारा कितना पतन होगा, हम कितना हमारी कितना विघटन की स्थितियों का सामना हमें करना होगा। आओ विचारें आज मिलकर यह समस्याएं सभी। तो 1929 में जब वो साकेत जैसी रचना के सर्जक बन रहे थे, यशोधरा जैसी रचना लिख रहे थे, जयद्रथ वध जैसी रचना लिख रहे थे, ऐसे मैथिली शरण गुप्त वास्तव में उस समय के भारत की दशा देखकर, स्थिति देखकर, युवाओं के बदलते आचरण और व्यवहार को देखकर, शिक्षा के बदलते रूप स्वरूप को देखकर वो बहुत दुखी हैं। इसीलिए भारतीय चिंतकों, विचारकों ने विश्व कल्याण के निमित्त तथा मानव मन, मानव सेवा और प्रकृति साधना, इसके निमित्त अपनी प्रतिभा, अपनी तपस्या, अपनी संपूर्ण चेतना को सदा सर्वदा समर्पित किया है। हम ऐसे सशक्त और गौरवशाली देश के नागरिक हैं जहां ईश्वर ने एक से एक बड़ा चिंतक पैदा किया है, विचारक पैदा किया है, दार्शनिक पैदा किया है, और हमने विश्व स्तरीय साहित्यकार दिए हैं, हमने विश्व स्तरीय वैज्ञानिक दिए हैं, हमने विश्व स्तरीय तमाम अनुशासनों में अपना परचम अपनी मेधा के माध्यम से लहराया भी है। इस तरह संपूर्ण विश्व के कल्याण के निमित्त, संपूर्ण मानवता की सेवा के निमित्त और पूरी प्रकृति की साधना के निमित्त हमने अपनी प्रतिभाओं को, अपने युवाओं को, अपने विद्यार्थियों को सदा प्रेरित किया है, उन्हें तप के लिए। क्योंकि गुप्त जी की चिंता इस बात से प्रकट होती है कि कहाँ तो साधना जीवी भारत था और कहाँ साधन जीवी भारत बनता जा रहा है। इसलिए उनकी पूरी चेतना को हम देख सकते हैं कि वो व्यथित चेतना प्रतीत होती है। भारत के दार्शनिक बोध, उसके सांस्कृतिक विरासत और लोक मंगल की पावन पुनीत भावना, इन सभी को भारतीय ऋषियों ने, हमारे संतों ने, साधुओं ने, शिक्षकों ने, गुरुजनों ने, अनुसंधित्सुओं ने, संपूर्ण देश, संपूर्ण विश्व, संपूर्ण मानवता, उसमें जड़ चेतन, पशु पक्षी, जीव जंतु, सभी को, पूरे जीव जगत और जड़ चेतन के कल्याण को केंद्र में रखकर हमारी ये मेधा, ये प्रतिभा, ये तप और साधना करने वाले ऋषियों मुनियों की परंपरा
ये समर्पित रही है। उन्होंने जन कल्याण का, राष्ट्र कल्याण का, विश्व कल्याण का संकल्प लिया हुआ है। इसीलिए शरणागत रक्षक की भावना ने हमें सदैव अरुण यह मधुमेह देश हमारा, जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। महाकवि जयशंकर प्रसाद, जो आधुनिक काल के महावीर प्रसाद द्विवेदी और मैथिली शरण गुप्त और इनके बाद छायावादी काव्य परंपरा, इसको अगर हम देखते हैं तो निश्चित छायावाद के प्रवर्तक कवि, प्रवर्तक लेखक, विलक्षण अतुल्य नाटककार, और वही महाकवि प्रसाद कहानियाँ भी बहुत विलक्षण लिखते हैं, उपन्यास भी लिखते हैं। कंकाल और तितली जैसा उपन्यास लिखा, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुवस्वामिनी, अजातशत्रु जैसे विलक्षण दुर्लभ नाटक लिखे। उसमें भी भारतीय जो युग पुरुष थे, जो लोक नायक थे, उनको अपने नाटकों और रचनाओं के माध्यम से उद्घाटित करने का प्रयत्न भी किया। छोटी बड़ी कविताएं लिखी, लंबी कविता भी लिखी, छोटी भी लिखी। प्रसाद वास्तव में इस बात की दुहाई देते हैं, वो कहते भी हैं कि ये देश, हमारा भारत देश विलक्षण देश है। इसीलिए उनके पात्र, उनकी कथा वस्तु, उनकी रचनाएं बार बार भारत के गौरव गान को अभिव्यक्त करती हैं। अरुण यह मधुमेह देश हमारा, जहां पहुंच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। कोई अनजान हो, परिचित हो, अपरिचित हो, और संकट में हो, कष्ट में हो, शरणागत हो, उसे शरण देने का, आश्रय देने का कार्य हमारा देश करता है। तो ये जो एक दया का भाव है, यह जो एक उदारता की भावना है, इसकी तरफ वो संकेत करते हैं। इसलिए इसी मूल मंत्र की प्रेरणा और शक्ति से प्रसाद हमें, जयशंकर प्रसाद हमें अवगत कराते हैं। मैथिली शरण गुप्त इसी बात को ध्यान में रखकर कहते भी हैं कि सब देश विद्या प्राप्ति को संतत यहाँ आते रहे। दुनिया भर के देश, क्योंकि यह नालंदा जैसी शिक्षा संस्थान या विश्वविद्यालय ऐसे शैक्षिक संस्थानों का परिचायक देश रहा है। नालंदा हो, तक्षशिला हो, या और इस प्रकार के तमाम हम आश्रमों में भी शिक्षा देते रहे। तो यह देश विद्या प्राप्ति का एक स्रोत बना। दुनिया भर से लोग यहाँ ज्ञानार्जन के लिए, शिक्षा अर्जन के लिए आते रहे हैं। तो सब देश विद्या प्राप्ति को संतत यहाँ आते रहे, सुरलोक में भी गीत ऐसे देवगण गाते रहे। ये केवल इसी लोक की बात नहीं है, तीनों लोकों में भारत की इस ज्ञान परंपरा का परचम लहराता रहा है। धन्य भारत वर्षवासी, धन्य भारत वर्ष है। धन्य भारत वर्षवासी, धन्य भारत वर्ष है। सुरलोक से भी सर्वथा उसका अधिक उत्कर्ष है। अपने इस गौरवशाली अतीत के कारण भारत का जो उत्कर्ष है वो तो देवलोक से भी अधिक है, क्योंकि यह तो देवभूमि के रूप में जाना जाता है। तो ये जो भारतीय इतिहास है, ये जो भारतीय अतीत है, इससे हमने विश्व को अवगत कराया। आज विश्व हतप्रभ है। हमारी जीवंतता, हमारी जीवटता, हमारी जीवनी शक्ति को देखकर, हमारे जुझारूपन को देखकर, हमारी खोज वृत्ति को देखकर, हमारी तप और साधना की उन आदतों को देखकर हतप्रभ है। इसीलिए सुरलोक में भी सर्वथा उसका अधिक उत्कर्ष है। ये सुरलोक से भी ज़्यादा उत्कर्ष वाला देश भारत है। ऐसे देश को हम याद करते हैं और प्रयत्न करते हैं कि केवल भारतवासी ही नहीं, भारत की समस्त भाषाओं के अध्येता और पाठक ही नहीं, दुनिया की समस्त भाषाओं में इस तरह की रचनाओं का, इस तरह के मूल्यों का, इस तरह की चिंतन परंपराओं का
अनुवाद हो, और हो रहा है। ऐसे बहुत से लोग व्यक्तिगत स्तर पर, संस्थागत स्तर पर इस प्रकार के अनेक अनुवाद वो कर भी रहे हैं। तो हमारे लिए ये बड़ी उपलब्धि का विषय बन जाता है। मित्रों, इस विषय को यहाँ विराम देते हैं, पुनः आपके समक्ष उपस्थित होंगे। आज्ञा दीजिए। नमस्कार।